राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है ऋतु की मस्तीशाला चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जिसको बोला जाता है जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप लोग साइड में देख सकते हैं जीन पियाजे जी की फ़ोटोज़ है, वो कुछ ऐसे दिखते थे। और ये जो उनकी थ्योरी है उसका एक छोटा सा आउटलुक आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया है। जीन पियाजेस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये एक ब्लूप्रिंट है या फिर चार्ट फॉर्म है इस थ्योरी का, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी इसको याद रखने के लिए। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करके याद करेंगे तो आपके लिए इजी होगा और एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प कर सकता है एक लुकआउट के थ्रू। तो इसमें हम देख सकते हैं जीन पियाजे जी ने अपने थ्योरी को 4 स्टेजेस में डिवाइडेड किया है, जिसमें द वेरी फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें कि जब बच्चे पैदा होते हैं तब से लेके 2 साल तक के बच्चे आते हैं। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 साल से लेके 7 साल के बच्चे आते हैं। इन्होंने इसको भी फर्दर डिवाइड किया है 2 स्टेजेस में। प्री कंसेप्शनल स्टेज, जिसमें 2 साल से लेके 4 साल के बच्चे आते हैं, और इंट्यूटिव स्टेज, जिसमें 4 साल से लेके 7 साल के बच्चे आते हैं। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 साल से 11 साल के बच्चे आते हैं। और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 12 साल से लेके अडल्टहुड तक के बच्चे आते हैं। इस चार्ट में हमने आपको पॉइंटर में दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हैं, जिससे कि आपको ईजी होगा याद रखने में। जीन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, या फिर शॉर्ट नोट में आ सकता है एजुकेशन इम्प्लीकेशन, या फिर कोई 2 स्टेजेस एक्सप्लेन कर दो, या जीन पियाजे जी के बारे में बताओ और उनकी कोई भी एक स्टेज एक्सप्लेन कर दो। तो बेसिकली अगर हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन रेडी कर लेंगे तो उसी के अंदर से हमारा एक शॉर्ट नोट भी रेडी हो जाएगा। तो जब भी हमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना होता है किसी भी थ्योरी के बारे में, तो हम लोग उसकी स्टार्टिंग करते हैं जिसने भी ये थ्योरी हमें प्रोवाइड की है उनके इंट्रोडक्शन से। तो जीन पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट हु वॉज बॉर्न इन 1896 and died in 1980. He became leading theorist in 1930s. He was the developmental psychologist who introduced 4 stages of cognitive development of children. 3 से 4 लाइन उनके बारे में इज मोर देन इनफ। फिर अभी हम तब से बोल रहे हैं पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, तो फिर हमें उसके बारे में लिखना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द एमर्जेंस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल्स थिंकिंग चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब वो होता है जब भी किसी की थिंकिंग में, एबिलिटी टू थिंक और उसकी अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आते हैं, वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि अभी बच्चा 10 साल का हो गया तो अभी उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अभी बच्चा 15 साल का हो गया, अरे अरे बस अब इसका बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक वो होता ही रहता है। अभी जीन पियाजे जी की थ्योरी के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो है जो कि इन्वॉल्व करता है चेंजेस इन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एबिलिटी। जो भी कॉग्निटिव प्रोसेस और एबिलिटीज़ में चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेस व्यू। अभी पियाजे को क्या लगता था, वो तो हमने उसकी थ्योरी के हिसाब से सुना, पर उनके हिसाब से क्या होता था, अर्ली कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस बेस्ड अपॉन एक्शंस which later progresses into changes in mental operation। तो पियाजे को क्या लगता था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो प्रोसेस होती है जब वो कोई एक्शन करते हैं, फिर उसके हिसाब से जो प्रोग्रेस होता है उसके हिसाब से वो जो मेंटल ऑपरेशन, उनके दिमाग में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी वो सोचते हैं। मतलब लगा लो कि अभी जब बच्चा था तो वो पहले क्या बोल रहा था, एरोप्लेन को देख के नहीं नहीं वो बर्ड है। फिर उसको किसी ने बताया कि बेटा नहीं, बर्ड अलग होता है एरोप्लेन, और एरोप्लेन भी उड़ता है। तो अभी उनका ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, उन्हें एक्शन पता चला कि अरे नहीं, हमें किसी ने समझाया कि ये एरोप्लेन भी उड़ता है, ये सिर्फ बर्ड ही नहीं उड़ती हैं। तो ये उनका मेंटल ऑपरेशन में चेंजेस हो गए, तो इसलिए वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया। Key elements of Piaget's theory of cognitive development. There are 4 key elements of Piaget's theory of cognitive development, which gradually and orderly changes by which mental process becomes more complex and sophisticated.
जिन पैदर जी ने 4 की एलिमेंट्स दिए हैं इस थ्योरी के ऊपर, जो कि धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और जिसकी वजह से जो मेंटल प्रोसेस है वो और भी कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। तो आपको जब एग्ज़ाम में लिखना है तो आपको जैसे इनको मेंशन करना है कि व्हाट आर द 4 की एलिमेंट्स, बट आपको पता भी तो होना चाहिए वो 4 की एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट है स्कीमा। स्कीमा बेसिकली वो है जो कि बच्चे की एकदम स्टार्टिंग की अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप उसको जो भी फर्स्ट टाइम बता रहे हो। एग्जाम्पल ले लो, हमने बच्चे को बता दिया कि ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल होता है तो उसके लिए ए फॉर एप्पल ही होता है। बी फॉर बर्ड होता है तो उसके लिए बी फॉर बर्ड ही रहेगा। वो उसकी एकदम जो फर्स्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होती है स्कीमा। फिर आता है एसिमिलेशन। एग्जाम्पल ले लो, बच्चे को पता था, हमने उसको बता दिया कि चिड़िया है और चिड़िया उड़ती है, आसमान में उड़ती है चिड़िया। तब बच्चे ने देखा आसमान में एक एरोप्लेन जा रहा है, तो वो बच्चा ये नहीं बोलेगा मम्मी मम्मी वो एरोप्लेन जा रहा है, वो क्या बोलेगा मम्मी देखो चिड़िया उड़ रही है। तो तब उसको बताया जाएगा बेटा नहीं चिड़िया नहीं वो एरोप्लेन है। फिर आता है अकोमोडेशन, कि हमने जो उसकी पुरानी स्कीमा थी उसको न्यू एसिमिलेशन से चेंज कर दिया। ठीक है, अभी उसके पास एक पुरानी नॉलेज थी और एक न्यू नॉलेज है, अभी वो ट्राई कर रहा है उनके बारे में जानने के लिए। फिर आता है इक्लिब्रेशन। इक्लिब्रेशन इज़ द लास्ट, मतलब जो अभी उसको ना उसकी जो ओल्ड अंडरस्टैंडिंग स्कीमा थी और न्यू अंडरस्टैंडिंग एसिमुलेशन था, फिर उसके बीच में जो उसका अकोमोडेशन हुआ, फाइनली उसको उसके बीच में बैलेंस बना के कि कौन सी राइट है, जो मेरी पुरानी नॉलेज थी वो राइट है या फिर न्यू नॉलेज है वो राइट है, या फिर दोनों को मिक्सअप करके जो एकदम थर्ड न्यू नॉलेज बनी है वो राइट है। उसको वो याद करनी है, वो अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में, मतलब कि बर्ड्स भी होती हैं, वो भी उड़ती है जो उसकी पुरानी नॉलेज है। न्यू नॉलेज हुई कि एरोप्लेन है वो भी उड़ता है, तो वो दोनों नॉलेज उसने इक्लिब्रेशन कर लिया। अभी हम 4 स्टेजेस देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी हम लोग देखने वाले सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें 0 से 2 इयर्स तक के बच्चे आते हैं। द सेंसरी मोटर स्टेज, एन इन्फेंट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज लिमिटेड टू देयर सेंसरी परसेप्शंस एंड मोटर एक्टिविटी। मतलब जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा इन्फेंट है, उसका जो वर्ल्ड है वो सिर्फ वहीं तक सीमित होता है जो भी उसको सेंसेस के थ्रू पता चलता है और उसकी मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू। और देयर विल बी एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो छोटा बच्चा है, जो अभी पैदा हुआ है 2 साल तक का बच्चा है, मोस्टली वो लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाते, मतलब आ बब्बा वू ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं, वो कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो उसमें फिर 4 अनरिकग्नाइज प्रोसेस वो करते हैं। अभी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते तो वो लोग क्या करते हैं, वो लुकिंग करते हैं, मतलब इधर उधर देखते रहते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं। ग्राप्सिंग, पकड़ने की कोशिश करते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, बच्चा उंगली पकड़ लेता है, बाल पकड़ लेता है। क्राइंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनको कुछ भी होता है, उन्होंने सुसु कर दिया, पॉटी कर दिया, रोने लग जाते हैं, भूख लगी है रोने लग जाते हैं, कुछ दर्द कर रहा है तो वो रोने लगते हैं। और 2 साल तक बच्चा रीचिंग भी ट्राई करता है, पहुँचने की ट्राई करता है, खड़े होने की ट्राई करता है, क्रॉलिंग की ट्राई करता है, तो धीरे धीरे वो ट्राई कर रहा है चीज़ों को। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग दैट आइटम्स एंड पीपल स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन यू कैन सी और हेयर देम। मतलब बच्चों को क्या लगता है ना कि भले ही उनके सामने कोई चीज़ रख दो और फिर उसको हटा दो ना, पर उनको क्या लगेगा कि नहीं वो चीज़ अभी भी वहाँ पे है। एक इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है पीकाबू, मतलब जब बच्चा होता है हम उसके सामने खड़े होते हैं फिर उससे छुप जाते हैं, फिर एकदम से उसको कहते हैं ना पीकाबू, तो वो हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि उसको क्या लगता है आप स्टिल वहाँ पे थे, उसको पता था पर आप उससे छुपे और फिर आप वापस आ गए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग देखने वाले प्री कंसेप्शनल स्टेज, जिसमें 2 साल से 4 साल के बच्चे आते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, द वेरी फर्स्ट इज इलॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस, मतलब जो बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस होती है इस स्टेज में
उसमें कोई लॉजिकल नहीं होता, वो इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं। सेकंड है इमेजिनेटिव एंड फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी। इस स्टेज में बच्चों की जो इमेजिनेशन है ना, वो एकदम हाई पावर में होती है, बच्चे कुछ भी सोचते हैं और जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। थर्ड है कान डिफ्रेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। बच्चे जो है ना वो ये नहीं बता सकते कि अरे ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग है। इसका एग्जाम्पल है जब हम बच्चे को टेडी बियर देते हैं गिफ्ट में, तो वो उसको एकदम प्यार से रखते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि नहीं इसमें जान नहीं है, इसको खाना नहीं खिला सकते, वो खा ही नहीं सकता तो खिलाएंगे कैसे, ये सब चीज़ें। फिर द लास्ट एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक इज ईगो सेंट्रिक। बच्चे जो 2 से 4 साल के होते हैं ना वो बहुत ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। उनको क्या लगता है अपुंची भगवान है। क्यों? क्योंकि जो माँ बाप है वो उनके आगे पीछे घूमते हैं, बच्चा खाना खा लो, बच्चा ये कर लो, बच्चा वो कर लो। तो उनको क्या लगता है जो कुछ है पूरी दुनिया इनके लिए मैं ही हूँ। अगर उनको कुछ नहीं मिलता तो वो रोने लग जाएंगे, टैंट्रम्स थ्रो करेंगे, सब करेंगे, इसलिए वो ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं इस स्टेज में। फिर आता है हमारा इंट्यूटिव स्टेज जिसमें 4 साल से 7 साल के बच्चे होते हैं। इसमें फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव रिवर्सिबिलिटी। मतलब अभी जो 4 साल से 7 साल का बच्चा है, अभी वो स्कूल जाने लग गया है, तो उनको हम लोग सिखाते हैं प्लस करना। आपने एक चीज़ ध्यान की होगी, पहले बच्चों को प्लस करना सिखाते क्योंकि वो ईजी होता है, पर माइनस करना वो इतनी जल्दी नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ कॉग्निटिव रिवर्सिबिलिटी। आप बच्चे को बता सकते हो कि 2+2 कितना होता है, वो बोल देंगे 4। बट वहीं अगर आप बोलोगे कि 4 - 2 करना, तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि उसमें 2 होगा। माइनस करना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एब्सेंस ऑफ कंजर्वेशन, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, ऑफ लेंथ ऑफ नंबर्स, ये सब वो लोग नहीं कर पाते हैं। इसका एग्जांपल हम आगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो बच्चे होते हैं ना 7 साल से कम की उम्र के, अगर उनके सामने हम 2 ग्लास रख देंगे सेम साइज़ के, ठीक है, और उसमें सेम साइज़ का हम लोग कोई लिक्विड फिल कर देंगे, वहीं फिर हम क्या करेंगे, एक लंबा ग्लास ले आएंगे उनसे थोड़ा, और उस एक ग्लास का जूस उसमें डाल देंगे। तो बच्चे से पूछेंगे ना अभी कौन से ग्लास में तीनों में सबसे ज़्यादा है, तो पहला वाला तो खाली हो गया और दूसरा वाला थोड़ा मोटा था बट तीसरा वाला लंबा है। तो वो लोग क्या बोलेंगे लंबे वाले में, बट अमाउंट तो दोनों में सेम है। क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड क्वांटिटी उनके में एब्सेंस है। ऐसे ही सॉलिड का आप देख सकते हो, नंबर्स का आप देख सकते हो, इसमें लेंथ का भी और मास का भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ नंबर, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ और कंजर्वेशन ऑफ मास एब्सेंस होता है इस स्टेज में। अभी हम लोग थर्ड स्टेज देखेंगे जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 7 साल से 12 साल के बच्चे आते हैं। द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ नो ईगोसेंट्रिज्म। मतलब हमने जो देखा था ना 2 साल से लेकर 4 साल के बच्चे बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं कि आप पुंछी भगवान है। अभी उनका वो जो भरम होता है ना वो सब टूट जाता है, उन्हें पता चल जाता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर नो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, पर इस टाइम भी बच्चे की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना वो डेवलपमेंट नहीं होती। फ्लैक्सिकल एंड रिवर्सिबल थिंकिंग, अभी जो वो हमने देखा था ना कि बच्चे ईजिली उस टाइम पे एडिशन तो कर पा रहे थे पर सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहे थे, पर इस टाइम पे इस स्टेज में बच्चे रिवर्सिबल थिंकिंग कर लेते हैं, ईजिली वो लोग सब्ट्रैक्शन और सारे सम्स कर लेते हैं। चिल्ड्रन बिगेन टू डू क्लासिफिकेशन एंड सीक्वेंसी, अभी बच्चे क्लासिफिकेशन भी समझ जाते हैं, सीक्वेंसी भी समझ जाते हैं। ईजिली अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, मतलब बच्चे अभी ईजिली कंजर्वेशन जो हमने देखा था, कंजर्वेशन ऑफ लेंथ, नंबर, मास, सब वो ईज़िली समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्लास लंबा है और मोटा है तो लंबे वाले में ही ज़्यादा होगा, वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा लिक्विड की। तो वो सब ईज़िली समझने लगते हैं बच्चे। अभी हम लोग देखेंगे लास्ट स्टेज जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 12 साल से लेकर अडल्टहुड तक के बच्चे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल थिंकिंग, अभी जो बच्चे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे में और लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मिंग हाइपोथेसिस, अभी बच्चे आराम से हाइपोथेसिस बना सकते हैं। लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन, अभी बच्चे एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल इन्फेरेंस आराम से बना सकते हैं। सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट बोथ, अभी बच्चे आराम से एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस दे सकते हैं। यूज सिंबल्स रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चे आराम से सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर हो। तो दिस इज़ द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी हम लोग देखने वाले हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी। This theory provides broad development perspective to the teachers and curriculum designer to make a better curriculum for the children.
करिकुलम क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं कौन सी क्लास में। तो अगर वो इस थ्योरी को यूज़ करेंगे तो टीचर्स और जो भी करिकुलम बनाते हैं वो ईजिली ये ध्यान में रख सकते हैं कि इस क्लास के बच्चे को कितना समझ में आएगा, तो हमें क्या क्या पोर्शन डालना चाहिए। यूज़ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी एज वेल एज इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। जो टीचर है उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ दोनों करानी चाहिए, जिससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो। Emphasis on discovery approach in learning because child learn faster by doing things rather than theorying about them। मतलब जो टीचर है उसको डिस्कवरी अप्रोच रखनी चाहिए जब वो बच्चों को चीज़ें बता रही है या समझा रही है फिर पढ़ा रही है, क्योंकि बच्चे करने से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, ना कि बस बैठ के सिर्फ उसको सुनते रहे। Co-curricular activities have a equal importance as that of curricular experience in the cognitive development of children। बस पढ़ाई से ही बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता, कोकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी की पढ़ाई है। जैसे टीचर्स को कोकुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए। यूज़ प्रॉप्स एंड अदर विजुअल एड्स टू सपोर्ट लर्निंग। अगर टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉप्स और अदर एड्स यूज़ करेगी लर्निंग के लिए बच्चों को, तो उनको ईजिली अच्छे से याद होगा। लगा लो अगर टीचर शेप्स पढ़ा रही है तो वो क्यूब दिखा सकती है ला करके, ये देखो ऐसा क्यूब होता है इसको क्यूब बोलते हैं। या फिर जैसे टाइल्स का एग्जांपल दे सकती है, देखो टाइल्स स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं। या उधर कोई क्लॉक है क्लास में तो उसको दिखा के बोल सकते हैं देखो वो क्लॉक है, वो सर्कल है। तो ऐसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन मतलब जो भी थ्योरी है उसको कैसे टीचर्स एज अ टीचर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। At the last, thank you. Please like, share and subscribe the channel.